हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश एंड क्लासेस बिंदु में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैथ सेकंड की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटीग्रेशन का एक नेक्स्ट मेथड जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। मींस आज हम सब्स्टिट्यूशनल मेथड पर क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में हमारे पास कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आए हैं और उनको क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको सिखाया है कि इंटीग्रेशन क्या होता है और इंटीग्रेशन पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए हैं जो सिंपल मेथड के थे, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। लेकिन अब हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो हम सिंपल वे से उनको सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आज हम एक नेक्स्ट टेक्निक सीखेंगे जिसको बोलते हैं सेपरेशन मेथड। इसमें हम क्या करेंगे कि हम किसी भी वैल्यूज की जो हमें क्वेश्चन दिया गया होगा उसकी जगह पे हम कुछ और वैल्यूज पुट कर कर हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे ताकि कोई कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कौन कौन से आते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसमें सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने। क्या प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज इक्वल टू होता है log sin x प्लस c। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो है वो किसके इक्वल है, राइट साइड वैल्यू के। तो मैं यहाँ पे टेक क्या कर रहा हूँ, टेक LHS, ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। तो हम इन दोनों में से एक पार्ट को लेंगे, उसको सोल्व करेंगे। तो मैं इसको लेकर इंटीग्रेशन नहीं ला सकता हूं, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको ले रहा हूं और इसका इंटीग्रेशन हम सोल्व करेंगे। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमने लिखा है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cot x। तो हम क्या ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं। क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, ठीक है। अब हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं, जो मैंने आपको 17 फॉर्मूलाज पढ़ाए हैं, वो उसमें कहीं भी अंडर इंटीग्रेशन ऑफ cot x नहीं है। cot x का इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हम। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। किसमें, उस फॉर्मूलाज में जो हमारे पास लिखे हुए हैं। हमें साइन का पता है, कोस का पता है, sec x cos tan x का पता है, जिसका हमें पता है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कोट है, कोट हमेशा किस में ब्रेक होगा, कोट किस में बदल जाता है। कोट को लिख सकते हैं, कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन, कोस x अपॉन साइन x, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, dx हो रहा होगा, dx यहाँ पे लिख लेते हैं इसको साथ में, dx cos x अपॉन sin x इंटू dx, ठीक है। तो कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट क्या होता है, cos अपॉन sin, tan क्या होता है, sin अपॉन cos, तो tan का उल्टा होता है, तो इसलिए कोट क्या होता है, cos अपॉन sin x। अब देखो यहाँ पे जो ये आया है, ये भी मुझे नहीं पता है, मुझे cos का पता है या फिर sin का पता है, लेकिन दोनों अपॉन में है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमें क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में क्या हो, x है, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में करना है हम इंटीग्रेशन, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे x है, तो जहां भी x लिखा होगा उसका इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ भी x लिखा है, इसका होना है cos का, और sin के साथ भी x है, तो इसलिए इसमें भी इंटीग्रेशन होना ही है। लेकिन हमें जो नीचे लिखा है डिनोमिनेटर, इसका कोई फॉर्मूला हमारे पास अभी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसको हम सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, उसको हटाने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सब्स्टिट्यूशनल मेथड में क्या होता है कि आप जो आपके पास एक्स्ट्रा है उसको क्या कर दो, कुछ वेरिएबल मान लो, और वेरिएबल मानने के बाद जो आपने वेरिएबल माना है उसको डिफरेंशिएट करके वो वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है कि किसी चीज को हटाकर उसकी जगह पे दूसरी चीज लेके आ जाना। कैसे, बात समझते हैं। मुझे किसको हटाना है, साइन को हटाना है, ये मेरे पास एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, पुट। मैंने पुट क्या क्या कि साइन एक्स इज इक्वल टू टी। मान सकता हूं, मेरी इच्छा है, तो मैंने साइन एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया, टी। आप कुछ भी मान सकते हैं, एस वाई जेड कुछ भी, लेकिन एक्स दिया है तो एक्स मत मानना, इसके अलावा कुछ भी मान सकते हैं, ए से लेके जेड तक। तो मैंने साइन एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया है, टी मान लिया है। जिसको भी आप टी मानते हैं, जो भी वेरिएबल आप मानेंगे, उसका फिर क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि किस रिस्पेक्ट में चाहिए मुझे, एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए ना। तो मैंने इसलिए किसके रिस्पेक्ट में किया है, एक्स के रिस्पेक्ट में। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखो मैं डिटेल में बता देता हूँ। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, साइन एक्स का, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, टी का, जो हमारे पास वेरिएबल है। अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है बच्चों, वो कितना होता है, कोस एक्स। ये हमें याद होने चाहिए, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है, कोस एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है तो सही हो गया है। यहाँ क्या आ जाएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी टी अपॉन डी एक्स, ओके। अब यहाँ पे ये डी एक्स जो है ये एक्स्ट्रा है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, उसका कारण है। चलो अच्छा, अभी यही छोड़ देते हैं, अभी समझाऊंगा कैसे। अब देखो ये हो गया है, अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखना कैसे वैल्यू पुट करूंगा। देखो ध्यान से कि cos x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, cos x ये आ गया है dt अपॉन dx, और sin x की जगह क्या रख दूंगा, t।
तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन सोल्व कर रहा हूँ, देखो कैसे, इंटीग्रेशन साइन एक्स, नीचे जो लिखा था साइन एक्स की जगह क्या रखेंगे, अब टी रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था ना कि वैल्यू पुट कर देते हैं। तो साइन एक्स को क्या माना है आपने, टी, तो साइन एक्स का लिखा था नीचे, तो नीचे क्या मान लिया, टी। ऊपर क्या लिखा है, कोस एक्स डीएक्स, साथ में डीएक्स भी तो है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे क्या है, कोस एक्स है। तो मैं अगर इस dx को यहाँ ले आऊं साइड में इसके साथ, cos x हो गया इंटू ये dx नीचे अपॉन में है, यहाँ जाएगा कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो इंटू dx इजिकल टू क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ dt बचा ना, बचा या नहीं, देखो ध्यान से कि dt अपॉन dx था, ये dx मैंने मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो cos x तो ऐसे रहा और dx और आ गया साथ में, है ना, मल्टीप्लाई में पहुंच गया, यहाँ क्या बचा, dt। अब ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा है ऊपर, cos x इंटू dx, क्या cos x इंटू dx, इन दोनों की जगह पे मैं cos x dx की जगह क्या रख सकता हूँ, dt। ध्यान से समझ लेना, मैंने cos x इंटू dx देखा, cos x इंटू dx यहाँ भी लिखा है, तो इन दोनों की जगह क्या रख सकता हूँ, dt, तो ऊपर क्या आ गया, dt। क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल थे, अब कितना बच गया है, सिर्फ एक ही वेरिएबल, यहाँ पे सिर्फ एक किसके रिस्पेक्ट में हो गया है, t के रिस्पेक्ट में हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया। तो देखो क्वेश्चन चेंज ही तो करना था, अब 1/t का मुझे इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, तो इसलिए क्वेश्चन को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। तो बात समझ गए, cos dx की जगह dt आ गया और sin x की जगह t आ गया। अब हम जानते हैं कि क्या, मैं dt को अगर यहाँ पर रख दूं आपके लिए समझने के लिए, और यहाँ क्या मान लूं 1, तो यह लिखा है 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, log t, हम जानते हैं क्या, log t, और मैंने बताया था जब भी इंटीग्रेशन हटता है तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। अब ये पूछोगे कैसे आया है, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि 1/x dx, ये हमने पढ़ा है, 1/x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x, ये मैंने आपको फॉर्मूलाज कराए हैं, मैंने फॉर्मूला में लिखवाया है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपको फॉर्मूलाज नहीं पता है तो मेरी इंटीग्रेशन की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना, जिसमें मैंने आपको सभी फॉर्मूलाज लिखवाए हैं और समझाए हैं कि कैसे उनको अप्लाई करते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उन्हीं फॉर्मूलाज में एक फॉर्मूला है ये कि 1/x dx का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, वो क्या होता है, log x। तो देखो 1 तो है ही, x की जगह क्या लिखा था, t, और dx की जगह dt, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो यहाँ पे log आ गया, लेकिन x की जगह क्या था, t, तो इसलिए t आ गया, ठीक है। लेकिन अभी हमें आंसर नहीं आया है, हमारा आंसर किस में है, sin x प्लस c में है, यहाँ पे क्या है, log t है, यहाँ log sin x है, यहाँ log t है, चेंज हो रहा है। तो अब क्या करो, आपने t किसको माना था, ये है, sin x को क्या मानना था, t। तो आप क्वेश्चन को हमेशा याद रखना, जब क्वेश्चन सोल्व हो जाए, आंसर सी में आ जाए, तो आपने जो भी वैल्यू मानी थी, जैसे किसी को भी t माना है, x माना है, y माना है, तो जो t माना था उसको वापस पुट करना है वैल्यू, आंसर t में नहीं रख के आएंगे, आपने जो अपनी तरफ से वेरिएबल माना है आप उसमें आंसर नहीं छोड़ के आएंगे, क्यों, क्योंकि उसने तो वो दिया ही नहीं था ना जो आपने माना है, तो आपने माना है तो आपको उसको बदलना पड़ेगा वापस, किसमें, जो उसका ओरिजिनल क्वेश्चन था। तो ओरिजिनल क्वेश्चन टी में नहीं है, किस में है, एक्स में है, तो इसलिए मुझे आंसर किस में लाना है, एक्स में लाना है। तो टी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, साइन एक्स, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ log, तो ऐसे रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, टी की जगह मैंने क्या रख दिया वापस से, साइन एक्स और प्लस सी, ये मेरा अब है आंसर। ध्यान से देखो, ऊपर यही तो प्रूफ करना था, log sin x प्लस सी, log sin x प्लस सी, तो यहाँ क्या आ गया, RHS, तो यहाँ से लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हमने जो प्रूव करने के लिए कहा था वो हमने प्रूव्ड कर दिया, ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी प्रूफ करना है tan x dx का इंटीग्रेशन जो होता है log sec x प्लस c, तो सेम क्वेश्चन लिया है उसी तरीके से, बस हमने क्या करा है, कोड की जगह tan रख दिया है। तो कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन लिखेंगे पहले, क्योंकि प्रूफ करना है, तो मैंने क्या मान लिया, LHS ले लिया है, टेक LHS क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, क्योंकि tan x का मुझे इंटीग्रेशन नहीं पता है तो मुझे इसको ब्रेक करना होगा, ब्रेक करते हैं। tan x किस में ब्रेक होता है, tan x को लिख सकते हैं हम sin x अपॉन cos x, और यहाँ क्या लिखा है, dx। फिर से वही कि नीचे क्या हो गया है, x आ चुका है, क्योंकि मुझे नीचे मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो डिनोमिनेटर में x अगर लिखा है तो उसको सोल्व कर सकूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं पुट करूंगा, किसको, मैं डिनोमिनेटर को हटाऊंगा। आप ऊपर वाले यानी न्यूमिनेटर को भी ले सकते हैं और डिनोमिनेटर को आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को ले रहा हूँ और न्यूमिनेटर को उसको कैंसिल करूंगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पर अभी चेक करेंगे कैसे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ, मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ मैं, कि जो cos x है, नीचे क्या लिखा है, cos x को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया,
मान सकता हूं अपनी इच्छा से। मैंने बताया था जो भी आप मानोगे उसका इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएट करना होगा। तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसका, cos x का x के रिस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएट करूंगा किसका, t का। cos x का डिफरेंशिएट जो होता है वो होता है माइनस के साइन x, माइनस के साइन x के रिस्पेक्ट में है तो ये हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा dt अपॉन dx। फिर से भाई देखो साइन के साथ dx लिखा है तो इसलिए dx को कहां लेके जा रहा हूं, मल्टीप्लाई में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस के x साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है ना। अब कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, तो मैंने क्या कर रहा हूं, देखो ये टर्म जो है इस तरफ लेके जा रहा हूं और ये टर्म मैं इस तरफ लेके आ रहा हूं। तो जब मैं ये साइन एक्स डी एक्स को इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस का है, इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ आ गया साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये इधर की टर्म इधर जाके कैसी हो गई, प्लस की। ये प्लस का है, इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो इसलिए माइनस का डी टी। ये हमारा क्या आया है, इसका डिफरेंशिएट आया है। बात समझ में आ गई। तो ये माइनस की टर्म इधर जाके प्लस की हो गई और ये प्लस की टर्म इधर जाके माइनस की हो गई। अब वैल्यूज को पुट करेंगे कैसे, वैल्यूज को पुट करते हैं, चलो पुट करो। देखो साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स, चलो मैं ऊपर एक लेकर लिख देता हूं पहले, साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन नीचे क्या है, कोस एक्स। अब ध्यान से देखो, क्या मैं साइन एक्स इंटू डी एक्स को क्या रख सकता हूं, साइन एक्स इंटू डी एक्स को माइनस के डी टी रख सकता हूं। तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया, माइनस के डी टी। कोस एक्स को हमने क्या माना था, टी, तो कोस एक्स को हम क्या रखेंगे, टी। हो गया क्वेश्चन चेंज, ठीक है। तो साइन एक्स भी हट गया और कोस एक्स भी हट गया, हमारे पास आंसर क्वेश्चन किस में आ गया, टी में आ गया। अब हमें पता है मैं इसको माइनस को कहां रख सकता हूं, बाहर रख सकता हूं क्योंकि कांस्टेंट है। अब हम जानते हैं क्या कि 1 अपॉन टी डी टी, या थोड़ा एक्स में लिख देते हैं, चलो 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x। ये हमने पढ़ा है कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x। तो ध्यान से देखो, मैं इससे अगर dt को यहाँ रख दूं साइड में और इसको यहाँ 1 लिख दूं तो 1 से मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा। 1 अपॉन टी, एक्स की जगह क्या लिखा है, t लिखा है, तो 1 अपॉन टी यानी 1 अपॉन एक्स, और t की जगह क्या है, t है, वो x की जगह क्या यूज किया गया है, इसमें t यूज किया गया है। तो 1 अपॉन टी यानी 1 अपॉन एक्स, और dx dt का क्या होता है, log x। तो x की जगह क्या रख दो, t। तो इसका आंसर कितना आएगा, log x की जगह कितना आ जाएगा, t, क्योंकि यहाँ क्या है, t, लेकिन बाहर माइनस भी है तो इसलिए माइनस साथ में आ गया। मैंने बताया था इंटीग्रेशन जब भी हटेगा तो क्या लेकर आएगा, कांस्टेंट लेकर आएगा c। अब देखो ये माइनस है और आंसर अभी किस में आ रहा है, टी में। क्या हमें कहीं भी टी दिया था, नहीं, हमें दिया था एक्स। तो हमें आंसर किस में लेकर आना है, एक्स में लेकर आना है जिसमें उसने क्वेश्चन दिया है। अब एक्स कैसे आएगा, आप देखो किस तरीके से लिखोगे, टी को हटा सकते हैं, टी की वैल्यू पुट करनी है। टी किसको माना था, कोस को, तो टी किसको माना है आपने, कोस को माना है। तो मैं यहाँ पे टी की जगह क्या रख दूंगा, कोस एक्स और प्लस सी। अभी क्या आंसर आ चुका है क्या, नहीं। अगर हमें ये प्रूफ करने के लिए नहीं दिया होता तो मैं क्वेश्चन यही छोड़ देता और यही मेरा क्या बन जाता, आंसर बन जाता। बात समझ में आ गई। अगर मान लो हमसे प्रूफ नहीं करने के लिए कहा जाता, सिर्फ यही क्वेश्चन आया होता तो ये इसका आंसर है, आप यहाँ छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रूफ करने के लिए कह रहा है तो ये लेके आना है। अब कैसे आएगा वो देखते हैं। देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है लोग की, क्या लोग की प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, क्या, चूंकि लोग ए की पावर बी, लोग ए की पावर बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी लोग ए। यानी कि अगर आपके पास लोग है और लोग में ए की पावर बी लिखी है, यानी किसी भी एलिमेंट की कोई पावर दी गई है, तो पावर कहां आ जाती है, आगे आ जाती है। पावर कहां आ जाती है, आगे आ जाएगी और बेस ऐसे ही रह जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब मैं देखो इसको, ये क्या हुआ है, ये जो माइनस लिखा है इसे -1 मान सकता हूं या नहीं, ठीक है। तो माइनस के 1 मान लू और यहाँ पर क्या आ गया, लो 1 से किसी भी मल्टीप्लाई करो तो वही आता है, तो इसलिए मैंने माइनस खाली ना छोड़ के क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब देखो ध्यान से, इसको मैं चेंज करके कैसे लिख सकता हूँ, अब क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ log cos x की पावर -1 प्लस c। अब ये सोचोगे कैसे आया है, तो उसको ध्यान से समझो। देखो मैंने log a की जगह क्या लिखा है, cos x, है ना। देखो ध्यान से देखना, a की जगह क्या है, cos x, log की जगह log है, और b की जगह क्या लिखा है, -1 है, नहीं है, बिल्कुल जैसे ये टर्म है इधर राइट साइड की, बिल्कुल ऐसी लग रही है, नहीं। b की जगह -1 log और a की जगह cos x, यानी कि इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो मैंने यही तो लिखा है, log a की जगह cos x, और b क्या था, पावर थी ये आगे वाली, तो पावर कहाँ आ गई, इसके ऊपर आ गई।
तो ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी चीज आगे लिखी है लॉग में तो वो कहाँ पहुंच जाती है, एलिमेंट के ऊपर पावर में पहुंच जाती है। तो मैंने कहाँ पहुंचा दी, पावर में। तो ये क्या बन गया, -1। अब देखो क्या होगा, हमारे पास आया है log cos x की पावर -1 प्लस c। मैंने बताया था, कल भी बताया आपको लास्ट वीडियोस में, कि जब भी कोई माइनस की पावर ऊपर होती है, कैसे आती है, कम आती है, जैसे लिखा होता है 1/a लिखा होता है, a की पावर 1। तो जब भी हम पावर नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो क्या बन जाती है, माइनस की बन जाती है। समझ रहे हो बात को, जब भी पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाती है, माइनस हो जाती है, और जब भी ऊपर से नीचे आएगी तो कैसी हो जाएगी, प्लस की। अगर माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, और माइनस प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, अपोजिट हो जाती है। तो ये प्लस की पावर थी, इसलिए ऊपर जाके कैसी हो गई, माइनस की। तो ये माइनस की हुई है, तो जब नीचे आएगी तो फिर कैसे हो जाएगी, प्लस की। तो सीधी सी बात यह है कि cos x था, a की जगह क्या है, cos x। तो cos x की पावर -1 है, इसका मतलब प्लस की करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/cos x। सिर्फ ध्यान रखेंगे, सिर्फ एंगल बदलेगा, log नहीं बदलेगा। तो ये cos x क्या -1 है, यानी कि a की पावर -1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a। तो 1/a की जगह क्या है, cos x, तो इसलिए 1/cos x प्लस c। हम जानते हैं क्या कि 1/cos s कितना होता है, sec x। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 1/cos किसके इक्वल होता है, sec के इक्वल होता है, 1/sin cos sec के, 1/tan cot के। तो यहां से इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूं कितनी, sec x। तो यहां से अब आएगा क्या, log 1/cos की जगह क्या आएगा, sec x और प्लस c। अब ध्यान से देखो, क्या वही आंसर आया जो उन्होंने कहा था, यही आ गया है। ठीक है, ये क्या है हमारा, RHS। तो यहां लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, और ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कहलाते हैं सब्स्टिट्यूशनल वाले क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशनल मेथड के ऊपर क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम इंटीग्रेशन एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा वाइड एरिया है जिसमें एक ही क्वेश्चन को हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूशनल मेथड पता है तो आप उसके जरिए से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, आपको कोई और सा मेथड पता है तो आप उसको भी सोल्व कर सकते हो, बस उन्हें क्या चाहिए है, आंसर चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरे। हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, क्या, 5x - 2 की होल पावर 3 का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब आप इसमें दो तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो, कैसे, एक तो आप क्या कर सकते हो कि a - b का होल क्यूब। ये ध्यान से देखो किसका फॉर्मूला बना है, a - b का होल क्यूब। आप इसका फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर सकते हो, a की पावर 3 - b की पावर 3 -3a² b प्लस 3b a²। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन लगा, फॉर्मूला लगा के भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। मैंने आपको फर्स्ट जब वीडियो बनाई है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पर, वो कराया है। आज हम सेकंड मेथड करेंगे, मैंने इसलिए उस दिन कहा भी था कि मैं इसी क्वेश्चन को आगे भी कराऊंगा सब्स्टिट्यूशनल मेथड से। इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है इस तरीके के क्वेश्चंस, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझो। मुझे देखो ये दो टर्म है, सब्स्टिट्यूशनल में क्या होता है कि हम क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाते हैं, इस तरीके से सोल्व करते हैं कि वो एक टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे क्या करनी है, एक ही टर्म बनानी है, तो वो बनाने की कोशिश करेंगे। क्या, क्योंकि इसमें 5x - 2 दिया गया है, तो मैं ऐसा तो है नहीं 5x को कुछ पुट कर दूं तो आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैंने अगर मान लो 5x को कुछ पुट किया, मान लेते हैं t पुट किया, तो ये आंसर क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, t - 2 बन जाएगा। अब भी दो टर्म रहेंगी, तो मुझे क्या करना है, मैं दोनों टर्म को ले रहा हूं, क्या, लेट 5x - 2 इज इक्वल टू t। और उसका एक फायदा होगा, अभी समझ में आएगा, 5x - 2 की इज इक्वल टू t। मैंने क्या मान लिया, 5x - 2 जो है वो किसके इक्वल है, t के। मैंने बताया था कि जिसको भी आप मानोगे उसका क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये पार्ट हो गया। अब मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है, किसका, 5x - 2 का x के रिस्पेक्ट में, और t का भी x के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेट क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब जैसे इंटीग्रेशन होता था ना कि अलग अलग करते थे, इसी तरीके से डिफरेंशिएट भी अलग अलग करेंगे। तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे किसका, 5x का -2, फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसका, 2 का। ठीक है, इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करेंगे किसका, t का। बात समझ में आ गई। जैसे इंटीग्रेशन करते हैं अलग अलग करके, इसी तरीके से डिफरेंशिएट भी करते हैं अलग अलग करके। 5 कांस्टेंट है तो इसलिए 5 कहां आ जाएगा, बाहर, और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x। इसी तरीके से यहाँ 2 कांस्टेंट है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 बाहर, और बाहर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 1। अब देखते हैं 5 ऐसे ही x का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। डिफरेंशिएट में क्या होती है, पावर में एक कम होती है हमेशा। x की पावर n का जो डिफरेंशिएट होता है, x की पावर n का जो डिफरेंशिएट होगा वो कितना होता है, n x की पावर n - 1, n x की पावर n - 1।
तो इसकी पावर कितनी थी, 1 थी। तो यहां से अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो n x की पावर n, यानी n की जगह क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो n की जगह बाहर 1 आ जाएगा, x रहेगा, और 1 माइनस 1 कितना बन गया, x की पावर 0। किसी की पावर 0 हो तो इसका आंसर कितना होता है, 1, इसलिए इसका पूरा आंसर कितना आया, 1। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए x का डिफरेंशियल कितना आता है, हमेशा 1। ये याद रखना कि x का कितना होता है, 1 होता है। माइनस यहाँ एक बचा 2 कांस्टेंट है, और जब कुछ नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का कितना आता है, 0। इन डिफरेंशियल कितना होता है, 0। यहाँ क्या हो गया, dt अपॉन dx। इसको देखो 5 1 जा 5 माइनस 2 में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0। इसका मतलब इसको हटा दो पूरे को, और यहाँ क्या बचा, dt अपॉन dx। ठीक है, ये जो dx है इसको कहां लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई में पहुंचा सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब ध्यान से देखो, dx इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, dx तो इधर पहुंचा दिया मल्टीप्लाई में, और 5 को कहां ले गया, नीचे डिवाइड में। क्यों ले गया अभी पता चलेगा, अभी बताऊंगा। तो dx क्या क्या किया है मैंने, dx तो मल्टीप्लाई में पहुंचा दिया, सामने आ गया, और 5 कहां आ गया, नीचे डिवाइड में। इतना सोल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन को पुट करेंगे अपने जैसे हम पुट करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, कैसे, ध्यान से देखेंगे। क्या पुट करना है, मैं जो क्वेश्चन था उसमें अब वैल्यूज पुट कर रहा हूं जो जो आई हैं। तो देखो ध्यान से, हेंस इंटीग्रेशन 5x माइनस 2, 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 को मैंने क्या पुट किया है, t, तो इसलिए क्या आ गया, t। लेकिन उसकी पावर कितनी है, 3, तो इसलिए पावर 3 चढ़ गई। ध्यान रखेंगे 5x माइनस 2 को हमने क्या माना है, t, तो t आ गया, और ऊपर पावर कितनी थी, 3 आ गया, इनटू। अब यहाँ पे लिखा है dx, लेकिन आंसर देखो, अंदर x था, बाहर x है, ठीक है, यानी कि जो भी अंदर वेरिएबल लिखा है उसी में हमें कन्वर्ट करना है डिफरेंशिएट को। तो x लिखा था इसलिए यहाँ भी x है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो t आ गया, और अगर मैं अब बाहर dx लिखता हूं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, आंसर ही नहीं आएगा इसका फिर। तो यहाँ पे x है, यहाँ t है, किसके रिस्पेक्ट में करोगे भाई, उसी x के रिस्पेक्ट में करना है, x है ही नहीं यहाँ पर, कैसे करोगे, होगा ही नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dx को भी किस में कन्वर्ट करना है, dt में कन्वर्ट करना है, जो वेरिएबल आपने माना है उसमें ही लेके आना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो dx को इधर भेज के क्या करा था, dx की वैल्यू निकाली है। तो dx की वैल्यू कितनी आई है, dt अपॉन 5। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, क्या, dt अपॉन 5, इसलिए मैंने इसकी वैल्यूज को कन्वर्ट किया। तो dx की वैल्यू कितनी आई है, dt अपॉन 5, मैंने यहाँ पुट कर दी। अब मेरा जो है ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ अंदर क्या बचा, d की पावर 3 इंटू dt। अब आ गया कन्वर्ट होके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कैसे, इंटीग्रेशन आया है हमारा 1 अपॉन 5 t की पावर 3 dt। हम जानते हैं क्या कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू x n प्लस 1, जहां पर n जो है वो इक्वल नहीं होता है किसके, -1 के। बस हमें पता है x की पावर n का dx का इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं, कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 5, बस वैल्यू पुट करनी है, कैसे, यहाँ पे x लिखा है, यहाँ t लिखा है, इतना ही तो फर्क है, यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो x की पावर n यानी t की पावर n की जगह कितना लिखा है, 3, तो इसमें x की जगह t रख देंगे और n की जगह 3 रख देंगे। तो बस रखो t और n की जगह कितना आएगा, 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। मैंने बताया था इंटीग्रेशन जैसे ही हटेगा वैसे ही क्या आ जाता है, कांस्टेंट c। यहां से देखो 1 अपॉन 5, t की पावर कितनी हो गई, 4, और नीचे कितना हो गया, 3 प्लस 1 4, और प्लस c। आंसर किस में आ रहा है, t में आ रहा है, लेकिन दिया किस में था, x में दिया था। तो जिसमें दिया है क्वेश्चन उसी में ही आंसर लेके आना है, उसी वेरिएबल में। तो t की जगह क्या रख दो, वापस x वाली वैल्यू। t किसको माना था, 5x माइनस 2 को, तो इसीलिए 1 अपॉन 5, ठीक है, t की जगह क्या रख देंगे वापस, 5x माइनस 2, तो 5x माइनस 2 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। 4 और 5 दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऊपर क्या है, 5x माइनस 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 4 जा 20 और प्लस c। यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, x में आ गया, नहीं आ गया अब, तो इसलिए हमेशा t की वैल्यू पुट करनी रहेगी लास्ट में, क्योंकि हमने माना है ये क्वेश्चन में नहीं दिया था। क्वेश्चन जिस वेरिएबल में दिया गया है उसी वेरिएबल में लेकर आना है आंसर को भी। तो ये इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या दिया गया है, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस b प्लस x की पावर 4। हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है।
फिर से वही इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के, देखो नीचे दिया गया है 2 टर्म है, कोई हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं, तो पहले तो मुझे क्या करना कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हटाना है, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड के अलावा, इसमें कोई और अप्लाई होना ही नहीं है। तो इसलिए अब इसमें क्या करेंगे हम, जो नीचे टर्म दी गई है a प्लस बी एक्स, इसको मैंने क्या मान लिया, t मान लिया, मान सकता हूं, ठीक है, आप समझ गए होंगे आप। तो a प्लस बी एक्स को क्या माना है हमने, t माना है, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया ताकि याद रहे। फिर हमें डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि x दिया गया है। चलिए तो अब करेंगे d अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या है a प्लस b, फिर d अपॉन डी एक्स किसका रिस्पेक्ट में करेंगे, x इज इक्वल टू t। मैंने बताया था कि जब कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना होता है, 0, कांस्टेंट का हमेशा क्या रहेगा, 0, प्लस b कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, लेकिन x का डिफरेंशिएट कितना होता है, 1, अभी अभी बताया था x का डिफरेंशिएट कितना होता है, 1 होता है, तो x की पावर 1 का क्या होता है, x की पावर 1 माइनस 1, तो इसलिए x की पावर का क्या, x का क्या होता है, 1 होता है, तो इसका कितना आ जाएगा 1। जब dt का करेंगे तो यहाँ क्या लिखा होगा, d अपॉन dx करेंगे किसका t का, तो यहाँ आ जाएगा dt अपॉन dx, क्योंकि बच्चों वेरिएबल है आपने माना है, तो इसलिए इसका कांस्टेंट नहीं मानेंगे, ये क्या है, वेरिएबल है जो आपने माना था, यानी इसके अंदर पूरा क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसको 0 नहीं बना सकते। यहाँ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ b की 1 से करेंगे b आएगा, 0 ऐड करेंगे b आएगा, इजिकल टू यहाँ क्या रह गया, dt अपॉन dx। फिर से वही चीज देखो, dx है ऊपर लिखा हुआ, तो इसलिए dx की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, dx की वैल्यू कितनी आएगी, dt अपॉन dx तो इधर चला गया और b कहाँ आ गया, नीचे, तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन b, इतना हो गया। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं कैसे होगा, वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करो कैसे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, आपने क्या माना था, आपने माना था a प्लस बी एक्स को t माना है, तो यानी a प्लस बी एक्स की जगह क्या रख सकता हूँ, t रख सकता हूँ, तो इसलिए इसको तो क्या रख दिया t, लेकिन इसकी पावर कितनी है 4, तो 4p आ गई, और साथ में क्या है dx है, dx कितना आया है हमारा, dt अपॉन b, तो dx की वैल्यू कितनी रखेंगे, इंटू dt अपॉन b रख सकते हैं, b कांस्टेंट है इसलिए मैं b कहां लेकर आ गया, बाहर, और यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन t की पावर 4, और यहाँ क्या बचा dt। अब सही है, यहाँ पे भी वेरिएबल t है और यहाँ पर भी t है, यानी अब डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। अब ये किसका फॉर्मूला बना है, इसको देखो, पहले मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, चलो और थोड़ा समझाने के लिए, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो ये t की पावर कितनी है 4, मैंने बताया था जब भी पावर ऊपर जाती है तो क्या बन जाती है, माइनस की, क्योंकि पावर कैसी है, प्लस की है, तो ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, माइनस के 4 dt हो सकती है, नहीं अभी समझाया था कैसे, कि मान लो नीचे क्या लिखा है, x की पावर 1 लिखी है प्लस की, तो जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, पावर माइनस की हो जाती है ना, अगर नीचे क्या है, x की पावर -1 लिखा है तो ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, रिवर्स हो जाती है ना। चलिए, तो नीचे प्लस की 4 थी इसलिए ऊपर जाके कैसी हो गई, माइनस की। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं, क्या होता है हम जानते हैं, चलो फॉर्मूला लिखते हैं क्या, क्योंकि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन हम पता है कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हमने पढ़ा है, तो मैं x की जगह तो t रख दूंगा और n की जगह -4 रख दो इस फॉर्मूले में, तो यहाँ 1 अपॉन b, x की जगह क्या रखेंगे t, तो t आ गया, और n की जगह क्या रखेंगे, -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1। जब भी इंटीग्रेशन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आएगा c। अब आगे देखो, -1 अपॉन b, -4 में से +1 करेंगे तो कितना बचेगा, -3, तो यहाँ क्या आ गया, -3, नीचे भी क्या आया, -3 प्लस c। इतना तो आपको पता होगा क्या, कि जब 1 में से 4 नहीं जा सकता, लेकिन 4 में से बन जाएगा 3 बचे, लेकिन 4 कैसा है, माइनस बड़ा है, नंबर है माइनस का है, तो इसलिए कैसा आएगा, -3। अब वही चीज है, ये 3 जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन 3, क्योंकि b भी बाहर था तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना बनेगा 3b, लेकिन कैसा, माइनस का। ऊपर जो है वो ये लिखा है t की पावर -3 प्लस c। अब देखो -1 अपॉन 3b, मैंने जब अभी क्वेश्चन किया था तो मैंने क्या किया था, कि जो पावर नीचे लिखी थी हम ऊपर ले गए थे, तो कैसी बन गई थी, माइनस की, जो पावर नीचे प्लस की थी ऊपर जाके कैसी हो गई, माइनस की हो गई। तो सीधी सी बात है, जब ऊपर की पावर नीचे आएगी तो कैसी बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। नहीं समझ में आ रहा, जब हम 1 अपॉन x की पावर 1 प्लस की लिखी है, ये ऊपर जाके कैसी हो गई, माइनस की हो गई।
तो वापिस जब मैं इसको यहाँ कन्वर्ट करूंगा, ऊपर से पावर कहाँ लेके आनी है, नीचे लेके आनी है, तो कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ माइनस के 3 था, इसलिए 1 अपॉन क्या बन जाएगा, प्लस के 3 बन गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये कैसा बन गया, प्लस के 3 बन गया। तो 1 अपॉन T3 ऊपर माइनस का था, नीचे आके प्लस का। बस अभी आंसर किस में है हमारा, टी में है। होना किस में चाहिए था, एक्स में। तो टी की वैल्यू पुट कर दो। बस क्या माना था आपने, टी को माना था a प्लस बी एक्स। तो जहां जहां टी दिखाई दे वहां क्या रख दो, a प्लस बी एक्स। तो रख दो क्या है, माइनस के 1 अपॉन 3 भी तो ऐसे रहेगा, और 1 अपॉन टी क्या है, टी की जगह क्या रखना है, a प्लस बी एक्स। तो टी की पावर 3 है, तो इसलिए a प्लस बी एक्स की पावर भी कितनी बन गई, 3 बन गई। और ये बाहर क्या आ गया, c। यही क्या है इसका आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, कहीं दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए और इसकी कैलकुलेशन करते चलना है। पुट कर दो और आंसर आते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मूले से करते हैं कैसे। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है क्या, e की पावर 4x माइनस 5 dx का इंटीग्रेशन निकालना है। ओके, हम जानते हैं क्या कि e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है कितना, e की पावर x। ओके, तो मैं अगर इस पूरे टर्म को x मान लूं तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं। क्या कि e हो गया, ठीक है, ये पूरी टर्म मैंने क्या मान ली, x है और dx भी है, तो इसका मतलब e की पावर x dx का कितना बन जाएगा, e की पावर x। तो यहां से e की पावर कितना आ जाएगा, x। x को क्या माना था मैंने, 4x माइनस 5। तो ये तो ऐसे ही कैसे उतर जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्या बोलना चाह रहा हूं कि e की पावर x, ये टर्म क्या है, x है, तो e की पावर x dx का कितना होता है, e की पावर x। ठीक है, तो यहाँ e की पावर, अगर मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे क्या मान लूं, x मान लूं, या x लिखा है, तो e की पावर x dx का कितना बनता है, e की पावर x बनेगा। लेकिन x की जगह कितना लिखा है, 4x माइनस 5, तो जो लिखा है वही रख दूंगा मैं। तो इसलिए e की पावर यहाँ पे x आता, तो x की जगह क्या लिखा है, 4x माइनस 5, तो मैंने 4x माइनस 5 रख दिया इंटू। अब क्या होता है कि जो भी आपने x माना है, क्योंकि था नहीं, मैंने माना है कि यहाँ जी पूरी टर्म क्या है, एक x लिखी हुई है, लेकिन ये थी नहीं ना, तो जो आपने माना है अब उसका क्या करो, डिफरेंशिएट करो और कहाँ रख दो, डिवाइड में। तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा किसका, जो आपने x मान के क्वेश्चन सोल्व किया है। तो ये x किसको माना था, मैंने ये मान लिया था, तो इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इंटीग्रेशन हटाया है इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। अब देखो हमें पता है कि क्या, e की पावर 4x माइनस 5 अपॉन, ये जो चीज होती है लिखने की नहीं होती, ये रफली वर्क है, आप साइड में लिख सकते हो इसको, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो डिफरेंशिएट करेंगे पहले 4x का, फिर डिफरेंशिएट करेंगे 5x का। तो 4x का जब डिफरेंशिएट करते हैं, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे, पता नहीं कैसे आया है। तो डी की पहले क्या करेंगे, अलग अलग करना होता है, तो पहले करेंगे 4x का और फिर करेंगे किसका, 5 का। 4 कांस्टेंट है इसलिए 4 कहाँ आ गया बाहर, और x यही रह गया। मैंने बताया था कि x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1, और कांस्टेंट का कितना होता है 0। तो 4 माइनस 0 कितना आ गया, 4। तो यानी इस पूरे को सोल्व होके क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस पूरे को सोल्व करा तो क्या आ गया नीचे, 4, और साथ में क्या चल रहा है, c। यही तो इसका आंसर है। अभी जब हमने बराबर में सोल्व किया था उसमें भी तो यही आया था, e की पावर 4x माइनस 5 अपॉन 4 प्लस c। तो ये सेकंड मेथड है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो, इसको भी अप्लाई कर सकते हो। बस इतना याद रखना होगा कि इसमें x मानना पड़ेगा, और ये कब पता चलेगा आपको, प्रैक्टिस से पता चलेगा। आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तब आपको आएंगी चीजें। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आता है कि e की पावर 4x माइनस 5 dx का इंटीग्रेशन बताओ, और कोई मेथड उसने ओपन नहीं किया है, नाम नहीं लिया है किससे करना है, तो आपके पास चॉइस है कि आप सब्स्टिट्यूशनल मेथड से भी कर सकते हो, या फिर ये जो टेक्निक है इसको भी लगा सकते हो, नॉर्मल फॉर्मूलाज। वो आपके पास चॉइस है कि आपको किस तरीके से करना है। इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, बस मैटर ये करता है कि आपको कौन सा मेथड अच्छे से आता है। जो अच्छे से आता है उसी से करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sec स्क्वायर x sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx का इंटीग्रेशन निकालना है हमें, किसकी मदद से, सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि बात किसकी चल रही है, सब्स्टिट्यूशन की चल रही है। हम जानते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पुट क्या करना है। हम जानते हैं क्या कि sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन होता है 10x, ये हमें पता है। तो यहाँ पे x होता है, यहाँ 7 माइनस 4x है, तो ये एक्स्ट्रा हो रहा है पूरा पार्ट। ठीक है, तो मुझे इस पूरे पार्ट को रिमूव करना है, क्योंकि यहाँ x होता है, यहाँ 7 माइनस 4x लिखा है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं लेट करूंगा, मान लूंगा क्या कि जो 7 माइनस 4x है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल है। मैंने मान लिया कि 7 माइनस 4x किसके इक्वल है, t के इक्वल है, तो ये मैंने माना है। ठीक है, अब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा क्या, d अपॉन dx करूंगा 7 का, माइनस 4 कांस्टेंट है
और डी अपॉन डी एक्स करूंगा किसका, एक्स का। तो 7 का भी डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, माइनस आ गया, 4 कांस्टेंट है बाहर रख दिया एक साथ ही, और इसका करेंगे डिफरेंशिएट एक्स का, और साथ में डिफरेंशिएट करेंगे किसका करना है हमें, टी का, जो इधर की तरफ क्या लिखा है टी। कांस्टेंट का कितना होता है 0, और 4 कांस्टेंट है बाहर ऐसे रहेगा, और x का कितना होता है डिफरेंशिएट 1, x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, इक्वल टू यहाँ क्या आ गया dt अपॉन dx। यहाँ से माइनस के 4 आया, यानी कि 0 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 4 आया, किसका आया है, ये आया है dt अपॉन dx का। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू आगे चाहिए होगी, dx की, तो मैं यहाँ पे हैंड टू हैंड निकाल रहा हूँ, क्या dx तो मैंने यहाँ भेज दिया, तो ये तो इधर पहुंच गया, लेकिन -4 कहाँ आ गया, नीचे, तो dx तो मल्टीप्लाई में पहुंच गया, और 4 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। इतना हमने सोल्व कर लिया है, ये हमें पता चल गया है अब कैसे सोल्व करना है ना। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करो कैसे, इंटीग्रेशन है, sec स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, क्योंकि मैंने इसको तो कुछ कहा ही नहीं है, इसको ऐसे के रहने दिया है। मैंने क्या करा है, 7 - 4x को क्या माना है, t, तो 7 - 4x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर t आ जाएगा, ओके। और साथ में क्या लिखा है dx, लेकिन बच्चों हमारे पास क्वेश्चन किस में है, t में है, आंसर किस में आएगा, ये किस में है, x में है, डेरिवेटिव चेंज कर सकते नहीं होगा, क्वेश्चन t में है, डेरिवेटिव किस में है, x में है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का एक जैसा करना है, तो dx की जगह क्या करना पड़ेगा, dt में लाना है आंसर, तो dx की जगह क्या रख सकता हूँ, dt अपॉन -4, तो यहाँ पर रखेंगे dt अपॉन -4। अब सही है, हमारे पास एंगल भी t में है और डेरिवेटिव भी किस में है, t में है। यहाँ से -4 कांस्टेंट था, इसलिए मैंने बाहर रख दिया, और यहाँ क्या आ गया, sec स्क्वायर t dt। अब हम जानते हैं, ये मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया था, sec स्क्वायर x dx कितना होता है, tan x होता है, यानी दोनों x थे तो यहाँ x आ गया था, तो यहाँ पे दोनों क्या है, t है, तो इसका मतलब किस में आ जाएगा, ये -1/4 तो कांस्टेंट है बाहर ऐसे रहेगा, -1/4 sec स्क्वायर x dx कितना होता है, tan x होता है, तो sec स्क्वायर x dx कितना होता है, tan x होता है। यहाँ पे दोनों में x था तो x आया था, यहाँ दोनों में क्या है, t है, तो इसलिए कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। और जब भी क्या होता है, इंटीग्रेशन हटाए तो क्या आता है, कांस्टेंट c। अब एक चीज है, ध्यान से देखो कि जो क्वेश्चन है वो किस में आया, आंसर किस में आया, टी में आया है, क्वेश्चन किस में दिया गया था, एक्स में दिया गया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स में लेके आना होगा, तो टी की जगह क्या रख सकता हूं मैं, 7 - 4x, तो बस आंसर क्या आएगा, -1/4, tan तो ऐसे रहेगा, और टी की जगह क्या रखूंगा, 7 - 4x, ठीक है, प्लस c। थोड़ा सा और अच्छा करके लिखना चाहते हो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो tan 7 - 4x तो ऐसे रहा, एंगल 7 - 4x, माइनस के 4 कहां पहुंच गया, नीचे, और प्लस c, ये इसका क्या है, आंसर। ठीक है, सिंपल तरीके से बाय द सब्स्टिट्यूशनल मेथड। देखो अब मैं इस क्वेश्चन को फिर से नॉर्मल वे में करता हूं, मैं हर क्वेश्चन को करके दिखा सकता हूं और सिखा भी रहा हूं, ताकि आप समझ पाओ कि हमें कौन से टेक्निक से यूज करना है। इस टेक्निक में मान लेते हैं कि हमने देखा है कि यहाँ इतना लंबा क्वेश्चन हो रहा है, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, तो अगर आपको दूसरी टेक्निक आती है तो वो दूसरी टेक्निक अप्लाई करो ना, तो उससे क्या होगा, आपको टाइम भी बचेगा, क्वेश्चन का आंसर तो फिर भी वही आना है। तो कैसे आना है वो देखते हैं कि टेक्निक कैसे यूज करनी है, कैसे पता चलेगा कौन सी टेक्निक लगानी है, प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा। तो देखो दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से होगा। पता है कि फॉर्मूला जो होता है वो क्या है, sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, क्या आता है, tan x आता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, क्या कि इसको इसमें अप्लाई करने पर क्या आएगा कि हमें sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x होता है, तो tan x। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे देखा कि sec स्क्वायर है, ठीक है, और एंगल कितना है, 7 - 4x है, यहाँ कितना होता है, x होता है। तो बस मैंने एक छोटा सा अंतर यहाँ ये किया कि मैंने मान लिया कि ये पूरी टर्म क्या है, x लिखी है, मैंने मान लिया कि sec स्क्वायर 4, ये sec स्क्वायर 7 - 4x ना मान के ये कितना लिखा है, x ही लिखा है, तो x ही लिखा है, तो यानी इस पूरी टर्म को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, है ना। तो sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx बिल्कुल सेम फॉर्मूला बन गया। तो sec स्क्वायर x dx का क्या होता है, tan x होता है, तो tan x होता है। लेकिन x तो मैंने माना था ना, x तो है ही नहीं, एक्चुअल में था क्या, 7 - 4x, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, एक्चुअल में 7 - 4x आ जाएगा। बात समझ में आ गई। 1 मिनट के लिए इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो x मानने से बिल्कुल ऐसा फॉर्मूला बन गया, बिल्कुल सेम फॉर्मूला। इसकी जगह मैंने जब x रखा तो मैंने देखा कि क्या बन गया, sec स्क्वायर x बन गया और साथ में dx बन गया। तो यानी कि जो क्वेश्चन था मेरा, ये क्वेश्चन जो इसमें ऐसा x माना है मैंने, बिल्कुल मेरा फॉर्मूला ओरिजिनल फॉर्मूला बन गया। तो इस ओरिजिनल फॉर्मूले की जगह क्या रख सकता था मैं, tan x रख सकता था, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, tan x रख दिया। लेकिन मुझे ध्यान आया कि यार
x तो यहाँ पे था ही नहीं, यहाँ पे तो क्या लिखा था 7 माइनस 4x लिखा था, 7 माइनस 4x लिखा। तो कोई बात नहीं, गलती हो गई तो गलती को सुधारेंगे कैसे कि यहाँ x की जगह क्या रख देंगे 7 माइनस 4x ही रख देंगे, तो अब भी तो बात वही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसलिए मैंने x को हाथों हाथ पुट भी कर दिया। इतना हो गया। अब मैंने बताया था कि जो आपने माना है और क्वेश्चन को अपने अलग तरीके से लेकर आए हो, तो जो आपने माना है उसका डिफरेंशिएट करेंगे और कहाँ रख देंगे डिवाइड में। तो मैंने जो x माना था, जिसको मान के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसका डिफरेंशिएट करेंगे और कहाँ रख देंगे डिवाइड में। तो डिवाइड कर दिया मैंने, देखो हाथों हाथ, और डिफरेंशिएट कर दिया। इंटीग्रेशन हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है c। अब इसको देखो रफली मैं यहाँ साइड में सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सोल्व नहीं करना है, रफली कर लेना। तो डिफरेंशिएट करेंगे पहले किसका 7 का, फिर माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, और फिर क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे किसका, क्या बचा है x का। तो 4 तो कांस्टेंट था इसलिए मैंने बाहर रख दिया। कांस्टेंट का कितना होता है 0, डिफरेंशिएट माइनस 4 ऐसे रहा। x को x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1 होता है, 4 1 जा 4, कैसा माइनस का, 0 में से माइनस 4 के कितने बचे माइनस के 4, क्या बचा माइनस के 4। तो मुझे पता चल गया कि सोल्व होके कितना आया है, मैंने पीछे का रफ लिए काम किया और इसका सोल्व होके कितना आ गया, ऊपर तो लिखा है 10 7 माइनस 4x, और नीचे कितना आ गया पूरा सोल्व होके माइनस के 4 प्लस c। तो चेक करो, यही तो हमारा आंसर आया था अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था सब्स्टिट्यूशनल मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशनल मेथड में देख लो आपने कितनी सारी लाइनें की थी, और ये नॉर्मल फॉर्मूले में सिर्फ 1 और 2 लाइन में आंसर आ गया। बात समझ रहे हो कितना अंतर है। तो अगर आपको फॉर्मूलाज पता है, आपको टेक्निक पता है, तो बच्चों क्वेश्चन करना तो चुटकियों का खेल है। आप इतना टाइम बचा सकते हो कि और बच्चे अगर मान लो आपके 10 में से अभी सेकंड क्वेश्चन पे होंगे, तो आप उस टाइम पे 8th क्वेश्चन पे होंगे, इस बात का मेरा दावा है। बात समझ रहे हो, बस ट्रिक समझनी है, मेथड समझना है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, जो कंपैरिजन करके मैं हैंड टू हैंड दिखा रहा हूँ, उस कंपैरिजन को भी समझना। उससे क्या होगा, आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन मुझे कौन से टाइम पे किस मेथड से करना है, ताकि मेरे क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाए, मेरा पेपर छूटे ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है a की पावर 3x प्लस 2 dx के रिस्पेक्ट में, किसके डेरिवेटिव में x के रिस्पेक्ट में। तो वही है, सब्स्टिट्यूशनल मेथड अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूशनल मेथड अप्लाई करना है, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए क्या करने वाले हैं। तो हम जानते हैं क्या कि a की पावर x, a की पावर x, a की पावर x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, यानी a की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, a की पावर x अपॉन log बेस e a। ये मैंने फॉर्मूला आपको कराया है, तो उसके भी यहाँ पे करा रहा हूं ताकि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं आपका। तो a की पावर x dx का कितना होता है, a की पावर x अपॉन log बेस e a। बस अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ x है और यहाँ 3x प्लस 2 है, तो कुछ तो चेंज हो रहा है, तो मुझे इसलिए यहाँ पे एक टर्म है तो इसको एक टर्म बना लेता हूं। तो बस यही पुट कर दूंगा क्या कि मैं लेट कर रहा हूं कि 3x प्लस 2 जो है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल है। तो ये मैंने लेट किया है। ओके, अब जब मैंने लेट किया है तो ध्यान से देखेंगे क्या इसका डिफरेंशिएट करेंगे किसका, d अपॉन dx करेंगे पहले 3x का, तो 3x प्लस फिर d अपॉन dx करेंगे किसका 2 का, मैंने हाथों हाथ अलग कर दिए इनको, और d अपॉन dx करेंगे किसका t का। क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो 3 तो कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा, एक लाइन मैंने बचा ली। अब 3 d अपॉन dx, x का जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो कितना आता है 1, प्लस जब x का कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में करेंगे, 2 कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा 0, और यहाँ क्या बचेगा dt अपॉन dx। 3 प्लस 0 कितना होता है 3, और dt अपॉन dx। यहां से मैं dx की वैल्यू निकाल रहा हूं, कितनी आएगी dx की वैल्यू, dx इज इक्वल टू, dx तो इधर चला गया और 3 कहां आ गया नीचे, तो dx अपॉन dt अपॉन 3। dx तो यहां मल्टीप्लाई में पहुंच गया और 3 कहां आ गया नीचे, तो dt अपॉन 3। दोनों की वैल्यूज मिल गई, वैल्यू पुट करते हैं क्या कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है हमें किसका a का। 3x प्लस 2 को हमने क्या माना है t, तो यहाँ क्या बन गया t, क्योंकि यहाँ dx लिखा है t में आंसर लाना है, तो dx की जगह क्या रख सकता हूं मैं dt अपॉन 3। तो यहाँ क्या आ गया dt अपॉन 3, 3 कांस्टेंट है बाहर आएगा। इंटीग्रेशन करेंगे किसका a की पावर t का, किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन tt में हो गया यानी कि सही है। अब हमें पता है कि ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पर, ये फॉर्मूला अपॉन 3 ब्रैकेट लगाएंगे, a की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x dx का क्या होता है a की पावर x अपॉन log a। तो क्या करना है कि इस फॉर्मूले में जहां भी x लिखा है वहां क्या रख दो t, क्योंकि x की जगह क्या रखा है t है, यहाँ x की जगह क्या है t है, तो जहां जहां पर x है वहां क्या रख दो t।
तो a की पावर x की जगह क्या रखेंगे t अपॉन log a, और यहाँ पे क्या आएगा a। जब भी इंटीग्रेशन हटता है तो क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट c। अब हमारा आंसर t में आ रहा है, क्वेश्चन किस में है, x है, तो हम क्या करेंगे, t की जगह वैल्यू पुट करेंगे। कैसे, a की पावर t को क्या माना था हमने 3x प्लस 2 को क्या माना था t, तो t की जगह क्या रख सकता हूँ 3x प्लस 2, तो यहाँ रख देंगे 3x प्लस 2, और नीचे क्या बनेगा log a और बेस में e प्लस c, तो यही इसका क्या बन जाएगा आंसर। तो कहीं मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है नहीं, कुछ भी नहीं, बस क्या करना है, मुझे टी पुट करना है और टी रखते ही मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे। सब्स्टिट्यूशनल मेथड बहुत अच्छा मेथड है, क्वेश्चन को इजी कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लेंथी भी करता है। अगर हमारे पास नॉर्मल ट्रिक पता है, नॉर्मल फॉर्मूला जो मैं अभी बता रहा था वो अगर हमें पता है, तो उससे क्वेश्चन और भी इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आपकी मैच्योरिटी है, आपके अंडरस्टैंडिंग है कि आपको कौन से टाइम पर किस मेथड से करना है। आपको जो मेथड अच्छे से आता हो आप उसको प्रैक्टिस में लाओ, उसी से करके आना। बाई चांस अगर बाई चांस आपको नाम से ही वो कह देता है कि सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, तो वो आपकी मजबूरी बन जाती है। लेकिन मजबूरी कुछ नहीं है बच्चों, अगर आपको दूसरा मेथड कोई आता है, बाय चांस आप ये मेथड भूल गए, तो आप जो मेथड आता है उससे करके आओ। तो मैं मानता हूं कि अगर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 2 मार्क्स तो दे ही देंगे, तो ना हो उससे कुछ तो मिलेगा। ठीक है, कुछ ना पाने से कुछ तो मिले, कुछ तो हासिल हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दे देता हूं, तो आप उन क्वेश्चन को जरूर करना। और हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ इसके अगले पार्ट के क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़े से और हैवी या भारी क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, जिन्हें आप क्वेश्चन को करके देखना, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि e की पावर 10 माइनस 6x dx, आपको इंटीग्रेशन निकालना है e की पावर 10 माइनस 6x का। ठीक है, इसमें आपको इंटीग्रेशन निकालना है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x की पावर 6 का, इसमें इंटीग्रेशन निकालना है sin 2x का, इसमें 6x माइनस 2 के होल स्क्वायर का, और 3 माइनस 2x की पावर 4। तो मैं छोटी छोटी हिंट्स दे देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चंस में। तो आपको देखो ये e की पावर x का फॉर्मूला बनाना है, तो इसलिए आप इसको 10 माइनस 6x को t मान के पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें देखो एक्स स्क्वायर लिखा है ऊपर, इसे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर या 2 की पावर 3। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को t मानना तो थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। साइन 2x है तो ऐसा नहीं है कि कभी 2x को मान लो, एंगल कभी कटते नहीं है, तो क्या करना है साइन 2x का फॉर्मूला ओपन कर सकते हो, क्या, सो 2 साइन है इंटू कोस है, और उसमें से या तो साइन को आप मान लेना या कोस को मान लेना। ठीक है, और वरना एक सेकंड मेथड क्या है कि आप सिंपल साइन 2x को भी कर सकते हो इसे x मान के, जैसे मैंने भी कराने चालू किए थे। यहाँ पे 6x माइनस 2 को मानेंगे तो यह किसमें बन जाएगा, t की पावर बन जाएगा, और इसी तरीके से इसमें भी 3 माइनस 2x को t मान लेना। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो सब्स्टिट्यूशनल मेथड से भी, और एक प्रीवियस मेथड यानी ओरिजिनल मेथड से, नॉर्मल मेथड से। तो वो आपकी चॉइस है आप कैसे करना चाहते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं यही क्वेश्चन थोड़ा कोशिश करूंगा सोल्व कराने की, या इससे थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको सोल्व कराने की कोशिश करूंगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होते हैं और आपको कोई डाउट है या कोई और क्वेश्चन है जो आप मुझसे सोल्व कराना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को प्लेस कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को जरूर सोल्व करके आपको वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने सीखा है कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे उसके मदद से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। कंटेंट अगर आपको पसंद आया है, वीडियो अगर अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। मेरे इस चैनल पर मैथ के साथ साथ इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स जो डिप्लोमा और बीटेक का सब्जेक्ट है, साथ ही उसके साथ कोडिंग यानी सी प्रोग्रामिंग जो मैं सिखा रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ ऑफ इंटीग्रेशन। जय श्री राम।